कैसे हो सब? कैसा हुआ कल का पेपर? अच्छा हुआ कंपैरेटिवली? ओके। मैंने बोला भी था ना कि ट्वेल्थ में थोड़ा आपको अगर फॉर्मूले ध्यान में हैं तो आप रिलेटिवली अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना? ऐसा होता है। 11th में थोड़ा हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहाँ थियरी कम, एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे थियरी थोड़ी ज़्यादा और एप्लीकेशंस हमें कम जानने, क्योंकि एप्लीकेशंस को हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में पहले ही पढ़ लेते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं बेटा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं आज। और ऑल्टरनेटिंग करंट से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं अपने, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली, उस इक्वेशन का अगर मुझे कहीं पे एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ गई निकालने की, तो कैसे निकालेंगे? उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, उसका आरएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। वंस इट विल कंप्लीट वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें हमारी किसी सर्किट में लगी हुई होंगी। वहाँ पे हम बाकी के कैलकुलेशंस, आई, वी, पी, इन सब के कैलकुलेशंस को देखेंगे। जब हम एलसीआर पढ़ रहे होंगे वहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी सर्किट में एल और सी हो ही ना, सिर्फ आर हो, सिर्फ सी हो, सिर्फ एल हो, कहीं एल सी हो, कहीं सी आर हो, कहीं एल आर हो, कहीं तीनों के तीनों हो। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हम इनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद फेजर सीख लेंगे जिससे आप आराम से उसे सॉल्व कर सको। देन नेक्स्ट पोर्शन में हमारा क्वालिटी फैक्टर आएगा, जहाँ पे हम लोग शार्पनेस, किसकी शार्पनेस देखेंगे? रेजोनेंस की। एंड देन दो और एस्पेक्ट हैं, एक है एलसी ऑसिलेशन और एक है ट्रांसफॉर्मर। ये दोनों पढ़ते हुए इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं दिमाग में, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक बार रिकॉल हुआ होगा क्या क्या है इस चैप्टर में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा सबसे पहले फर्स्ट थिंग से। पहला पॉइंट क्या है हमारा? ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो कि टाइम के साथ अपनी वैल्यूज को चेंज करता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपनी डायरेक्शन जरूर बदलता है। देखो, टाइम के साथ वेरी नहीं भी हो रहा हो कोई बात नहीं है, बट जो मैंने सेकेंड पॉइंट बोला है, इट इज एसेंशियल। क्या है एसेंशियल? कि एक टाइम पीरियड के बाद इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी जरूरी होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर रहेगा आपको? तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है हमारा? Alternating current is defined as electric current which periodically reverse direction and changes its magnitude continuously। ये जो दूसरा वाला है ना, ये हो सकता है कि ना भी जरूरत पड़े, कहीं पे कांस्टेंट भी हो। अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, बट जो फर्स्ट पार्ट है वो एसेंशियली हर जगह पे फॉलो होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखा जाए, मैं यहाँ पे इसका कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एग्जाम्पल हो सकता है ना, मैं उन एग्जाम्पल्स को आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से बोर्ड पे देखते हैं बच्चों। मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बना रहा हूँ, एक्चुअली ग्राफ्स बना रहा हूँ, जो ग्राफ्स ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले मेरा फर्स्ट ग्राफ है, बोर्ड पे देखना सब लोग ध्यान से। फर्स्ट ग्राफ मैं जो बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट ग्राफ है हमारा वेल नोन ग्राफ है बेटा। कौन सा ग्राफ बोलते हो इसको? साइनोसोडल। तो ऐसे केस में अगर मैं आई और किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ? टी के बीच में, तो आई कैन इजीली राइट आई इज इक्वल टू समथिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी। सभी अग्री करते हो? तो ये मेरा कैसा ग्राफ है? साइनोसोडल। तो ये एसी कौन सा एसी है हमारा? साइनोसोडल कर्व को फॉलो करने वाला। दूसरा मैं जो यहाँ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आराम से। क्या इस तरह से भी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट कहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो यहाँ पे जो है बेटा, मैं आपको दिखा दूं, ये जो पॉइंट था ये 0 था, यहाँ पे आप t/2 ले रहे हो और ये क्या है आपके पास? t है। इसके बाद आगे
हमें अभी ज़रूरत नहीं है, आगे की ज़रूरत होगी तो हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी जैसे ये जो पॉइंट था ये मुझे t/2 टाइम बता रहा था, ये क्या था, t टाइम बता रहा था। तो 0 से t/2 में उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव साइड में है। और देखो t/2 से t के बीच में क्या है, नेगेटिव साइड में है। डायरेक्शन चेंज हुआ ना, और यही चीज़ बार बार रिपीट होनी है। मतलब हर बार फर्स्ट हाफ में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ में क्या होगा, नेगेटिव। ये बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही है क्या, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। देन एक और पॉइंट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो इस बार जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ वो इस तरीके से है। ये मेरा स्क्वायर कर्व है, ये था मेरा ट्रायंगुलर। इस बार वाला कौन सा कर्व मैंने बनाया, स्क्वायर कर्व। देखो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी हुई क्या, कंटिन्यूसली वेरी हुई क्या, नहीं हुई। बट डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, से यस और नो। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है, बट मैग्नीट्यूड में हमें चेंज कहीं पे दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड हमारा एज इट इज है, बट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, चेंज इन डायरेक्शन पीरियोडिकली होते रहना चाहिए। तो आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे। कहीं कोई समस्या, हम लोगों को जो पढ़ना है थोड़ा सा एलोबरेट करके अच्छी तरीके से, वो कौन से ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है बेटा, हम लोगों को पढ़ना है साइनोसोडल कर्व वाला। क्योंकि जनरली जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हमारे सामने जो आएगा वो साइनोसोडल ही आएगा। हमारे घरों में जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, साइनोसोडल ही है। और इसकी स्पेसिफिकेशन कोई पूछे तो हम बता सकते हैं 50 हर्ट्ज जो है ना, वो क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और पहले तो ऐसे ये 220 वोल्ट जो है इसकी वोल्टेज भी फिक्स हुआ करती थी, बट अब थोड़ी सी वेरिएबल आप मान सकते हो। 220 से लेकर 240 के बीच में इसका क्या होता है, वोल्टेज होता है, जो कि हम अपनी हाउस होल्ड में यूज़ में लेकर आते हैं। आप अभी जैसे जो भी नोएडा साइड रह रहे हैं वो देखेंगे घर में उनके 230 के आसपास का वोल्टेज का सप्लाई आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो सप्लाई है ये 220 से कहाँ तक वेरी करती है, 240 तक। और जो हर्ट्ज है इसका वो कितना है, 50 हर्ट्ज है। यही अगर हम दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री या यूएस की बात करें वहाँ पे ये 60 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो ये हर्ट्ज अलग अलग हो सकता है। हमारी ये जो वोल्टेज है ये भी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ये बदल सकती है, ठीक है। बढ़ूँ आगे, आप सभी को एसी जनरेटर सिखा दिया था मैंने। एसी कैसे जनरेट होता है याद होगा, मैंने आपको सिखाया था पीरियोडिक ईएमएफ, याद आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक ईएमएफ सीखा था। पीरियोडिक ईएमएफ क्या है, हमारा एक तरीके का एसी जनरेटर है, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। इस एसी करंट को I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी को प्रोड्यूस करने में यूज में लेकर आया जाता है। मैं यहाँ से आगे आता हूँ बेटा, सेकेंड पार्ट पे आता हूँ। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू की, कि अगर मुझे मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका हम मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ये क्वेश्चन, पार्ट क्लियर है। अब देखो कभी भी पूरी फिजिक्स में, यही नहीं मैं पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह पर अगर एवरेज निकालने की जरूरत पड़ गई, और जैसा कि मुझे दिया हुआ है कि I जो है वो क्या है, हमारा एक फंक्शन ऑफ t है। I इज करंट एंड करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या दिया है बेटा हमको, फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। अगर किसी भी जगह पर इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कहीं पे किसी भी जगह पर आप अगर ये चीज डिफाइन कर पाते हो और आपको एवरेज निकालना है, सो द बेस्ट वे टू फाइंड एवरेज इज I एवरेज इज इक्वल टू, आप सिंपली क्या लिख सकते हो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल डिवाइडेड बाई dt। dt मीन्स वही वेरिएबल दोबारा और उसका इंटीग्रेशन। ये आप जैसे ही लगाते हो आपके पास आपको आपकी एवरेज की वैल्यू मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ मेरे पास। मैं यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो किसी ने मुझे बोला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है ना। ये मुझे साइनोसोडल वेव दिया हुआ है, साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगी, है ना। हमसे क्या पूछा गया है,
आई एवरेज क्या होगी? तो यहाँ पे हम 3 आई एवरेज की बात करते हैं। सबसे पहला क्या बात करते हो आप? आई एवरेज। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट फुल साइकिल, किसके लिए? पूरी साइकिल के लिए। दूसरा लिख देते हैं हम लोग आई एवरेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, किसके लिए? पहले हाफ साइकिल के लिए। और तीसरा हम याद रखते हैं आई एवरेज किसके लिए? सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। तो हम ये 3 पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में यहाँ पे बिठा कर रखेंगे। आप सभी मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहता तो क्या ग्राफ ऐसा निकल कर आता? से यस और नो। ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट हाफ है t/2 तक, और यहाँ से क्या है हमारा? t है। प्लीज थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे देखना एक बार, है ना? यहाँ पे अगर मैं अब चाहता हूँ कि इस फंक्शन को यूज करूँ, तो आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्या मैं कह सकता हूँ ये एरिया अंडर द आई वर्सेस टी कर्व है? सभी अग्री करते हो मुझसे? करते हो अग्री मुझसे? तो अगर ये एरिया अंडर द आई वर्सेस टी कर्व है, तो क्या फर्स्ट हाफ में ये चीज पॉजिटिव और सेकेंड हाफ में नेगेटिव है क्या? और दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो क्या सेम है? अगर ये मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट वैल्यू क्या होनी है? 0। इसका मतलब आई एवरेज अगर कोई फुल साइकिल में मुझसे पूछता है तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर यही कोई हाफ साइकिल में पूछता है तो आंसर इज 2i0 डिवाइडेड बाई पाई, एंड in this case it is 2i0 divided by pi but with negative sign। ये 3 वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और अगर किसी को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उसको उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लिखकर दिखा देता हूँ। मान लो बेटा किसी ने मुझे बोला sin ओमेगा टी डी टी, यही है ना? और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? dt का इंटीग्रेशन, यही है। मैं 0 से t/2 और यहाँ भी 0 से t/2 में इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोलना बच्चों। साइन का इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ आई डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, और 0 से लेकर t/2 तक, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो पाई बाई ओमेगा तक, आप इसकी लिमिट्स डाल दोगे। यही करोगे। डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास सीधे सीधे t/2 है बच्चों? अग्री करते हो? कुछ तो बोल दो। आप चाहो तो अभी t/2 को क्या लिख रहे थे आप? पाई बाई ओमेगा। क्या यहाँ पे भी लिख दूं तो कोई परेशानी है? यहाँ भी अगर मैं लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? तो मैं यहाँ भी पाई बाई ओमेगा लिख देता हूँ। अब आप खुद लिमिट्स पुट करके देख लो। पहली बार जब आप लिमिट डालोगे तो पाई बाई ओमेगा डालोगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आएगा आपके पास कॉस पाई। और कॉस पाई क्या -1 होता है? पहले से एक माइनस प्रेजेंट है तो माइनस माइनस क्या हो जाना है बेटा? प्लस। फिर जब आप यहाँ पे माइनस साइन लगाकर 0 डालते हो तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। एक माइनस साइन ऑलरेडी था उसके पास, और एक और यहाँ आपको ये तो फंक्शन में ही दे रखा है। फिर से माइनस माइनस प्लस होना है क्या? मीन्स आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू आनी है 2। आप वैल्यू पुट करके अब चेक कर लो। इसको लिखते हैं हम लोग 2i डिवाइडेड बाई ओमेगा एंड द होल इज डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2i बाई पाई। टफ है क्या निकालना ये? लेकिन मैं आपको निकालने के लिए बस सिखा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, कहीं यूज करने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे? आप इसे याद रख लोगे। ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम याद रखेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे सीधे सीधे। ठीक है? मैंने निकाल कर ऐसे दिखा दिया है हाउ इट विल कम, बट आप इसे मेमोराइज करके रखोगे। मैं बढ़ूं यहाँ से आगे। यहाँ पे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहीं पे ऊपर में ही कोट कर दे रहा हूँ। आप इसको नोट बना के याद रखना। अगर कोई मुझे बोलता है साइन ओमेगा टी का एवरेज, या मुझे कोई बोलता है कॉस ओमेगा टी का एवरेज, किस चीज में? फुल साइकिल में। कहाँ बेटा? फुल साइकिल में। हाफ साइकिल की हम बात नहीं कर रहे। इन दोनों केसेस में जो आंसर हमारे पास आएगा ये क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। और ये चीज हमें हमारे दिमाग में सेट रखनी चाहिए। डन है? हाँ ना तो बोल दो। आपकी एनर्जी जो है ना ऐसे ही दिखेगी, जब आप बोलोगे अपने आप थोड़ा इन्वॉल्व हो गए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, बोलो, है ना? और किसी से डरना नहीं है।
डरना किससे है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा ना, गलत ही होगा ना। अभी जो आपका पड़ोसी सही बोल रहा होगा और अभी आप पे मुस्कुराएगा, किसी समय आपको भी मौका मिल जाएगा, है कि नहीं? कभी आप सही बोलोगे, उसका गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है, बोलना है, ठीक है? बोलोगे तो अंदर से एक झिझक भी जो होती है ना, वो भी खत्म होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? आरएमएस वैल्यू की। तो मैं यहाँ पे अब आरएमएस वैल्यू के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आरएमएस वैल्यू पहले भी सुना है क्या ये नाम? है ना, हम लोग केटीजी तो ऐसे पढ़े नहीं है, बट वहाँ पे मैंने एक दो बार हल्का फुल्का आपसे चर्चा करते समय ये बताया है कि अगर हम लोग आरएमएस की बात करें तो आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके नाम को हम फॉलो करते हैं। आगे डेफिनेशन भी बताता हूँ क्या लिखेंगे इसका, है ना। तब तक के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ IRMS। IRMS में पहला काम हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एस वाले पार्ट से। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद दूसरा क्या आता है? मीन। मीन निकालने का क्या तरीका, यही हमने सीखा है, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या अभी जस्ट सिखाया था यही कि हमें क्या करना होगा? एवरेज कहीं भी निकालना हो तो उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, इंटीग्रेट कर दो, फिर डिनोमिनेटर में उसी वेरिएबल को रख दो और इंटीग्रेट कर दो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर आंसर। यही काम किया। लास्ट क्या दिया हुआ है बेटा? रूट। तो क्या मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं, हमारा काम हो जाएगा? तो यही हमारा IRMS है। और इसको लिखने का एक और तरीका है, हम इसको लिखते हैं आई स्क्वायर। देखो एवरेज के लिए हम दोनों साइड क्या लगा देते हैं? ये ट्रायंगुलर वाला हमारा ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगा देते हैं, और ट्रायंगुलर ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे यूं रूट लगा देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसा कहीं देखो तो घबरा मत जाना कि क्या लिख दिया गया है। डन है? आगे की बात करते हैं बेटा। अब ये आरएमएस होता क्या है? क्या ये आरएमएस होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आरएमएस होता क्या है, तो हम बोलेंगे ये और कुछ नहीं है, ये हमारा एक कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू ऑफ करंट है। क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू ऑफ करंट है, जो कि सर्किट में अगर लगाया हुआ होता तो सेम अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करता जितना कि हमें जो सर्किट गिवन है वो पावर कंज्यूम कर रही है। मान लो कि उसके जगह पर मैं क्या करता, IRMS के बराबर अगर उसे डीसी करंट प्रोवाइड कर देता तो वो पूरा अरेंजमेंट कुछ पावर कंज्यूम कर रहा होता। तो जो पावर कंज्यूम हमारा उस डीसी करंट को लगाने से होता, वही हमारे एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू करंट भेजने पे हमें देखने को मिलता है, या IRMS वैल्यू जो फ्लो हो रही है वहां पे उसके कारण देखने को मिलता है। इसी को लिखा गया है RMS वैल्यू ऑफ अ गिवन AC कैन बी डिफाइंड एज the DC value which produces the same heat in the resistor which the AC produces in that resistor in the same duration। क्या ये पॉइंट क्लियर है? से यस और नो लाउडली बेटा, क्लियर है ना? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला सेट रहना चाहिए। अब हमारे काम जो फॉर्मूला आता है, मैं सीधे सीधे आपको उसके ऊपर लेकर आ जाता हूं। हम लोग तो आई की क्या वैल्यू मानकर चलते हैं, बताओ? आई को क्या हम लोग यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मानकर चलते हैं ना, और इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो और मुझसे उसकी IRMS वैल्यू पूछी गई हो, क्या पूछा गया है? IRMS। तो क्या होगा, मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे पहले, ठीक है? आया कहाँ से है इसका आइडिया दूंगा मैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे IRMS निकालना चाहता तो आई विल राइट, क्या लिखता मैं सबसे पहले लिखता यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। इस पूरे को इंटीग्रेट करता, नीचे किसको इंटीग्रेट करता? डी टी को इंटीग्रेट करता, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देता? रूट साइन। हमारे पास हमारा आंसर निकल के चला आना था। होना यही था ना? होना यही था। अब देखो, अगर मैं इस जगह पर एक छोटा सा पॉइंट आप सभी से डिस्कस करना चाहूँ, छोटा सा पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहूँ कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो क्या मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलना है? मिलेगा क्या? मतलब
एक तरीके से आप आप यहाँ पे किसके बारे में बात करने जा रहे हो, मोर और लेस आप इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करने जा रहे हो। अग्री करते हो सभी? अग्री करते हो? आप किसकी बात करने जा रहे हो? आप यहाँ पे बात करने जा रहे हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। तो दो फॉर्मूले आप याद रखना, और ये कैलकुलेट कहाँ से होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करता हूँ, अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात कर रहे हैं, इन दोनों का एवरेज फुल साइकिल में लेने के बाद, फुल साइकिल में जब आप इसे लेते हो तो ये वैल्यू निकल कर आती है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। कितने के बराबर आती है? 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो हाफ के बराबर ये निकल कर आने वाली है अगर हम कहीं भी इसको फुल साइकिल में यूज करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, अगर इस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ मान लेते हो, तो क्या यहां से आई नॉट स्क्वायर पहले ही बाहर था, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ गया बताओ? ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, साथ में आपने लिख दिया हाफ, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा आपके पास? कैपिटल टी, यही है ना, ये टी है। देखो टी तो यहां भी आपको डालना पड़ेगा, टी के बारे में तो यहां भी बात करनी पड़ेगी ना, नहीं करोगे टी के बारे में बात? ये जो ओमेगा है ये बाहर आएगा ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैसे केस में ये ओमेगा भी आपको दिखेगा ना। तो मैं ऐसा है बेटा, मैं वो ओमेगा लिखूंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे हम लोग। और जानते हो जब मैं ये हाफ लिख देता हूं ना, तो हाफ का तो मतलब ही है ना कि साइन स्क्वायर का जो भी हम एवरेज ले रहे होंगे वो पूरा का पूरा एवरेज ओमेगा ओमेगा सबको कंसंट्रेट सबको कंसीडर करते हुए 1/2 आ रहा होगा। तो क्यों उसके लिए फिर दिमाग खराब करें, हम सीधे सीधे आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसका रूट करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 के बराबर। ये हमारे पास क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो याद रख सकते हैं इस वैल्यू को भी। तो क्या क्या याद करने के लिए मैंने बोला? फुल साइकिल में हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है? अगर हम करंट का निकालें तो 0 होता है। हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाई पाई होता है जब हम फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं। तो नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो इट इज -2 आई नॉट बाई पाई। और आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आईआरएमएस वैल्यू क्या है हमारे पास? आई नॉट बाई √2 है, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? साइनोसोडल वेव को, और उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डन है ये। अगर हम ऐसे ही नेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू भी बदल सकती है। जैसे स्क्वायर वेव लिया था उस केस में आपका आई एवरेज भी आपका क्या होता है? एक साइकिल का एवरेज तो फुल साइकिल का 0 होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल का आई नॉट होगा, सेकेंड हाफ साइकिल का ही आई नॉट होगा। और अगर हम वहां पे आईआरएमएस भी निकालें तो वो भी कितना आता है? आई नॉट ही निकल कर आता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, बट साइनोसोडल के लिए यही होता है जो भी मैंने लिखा है यहाँ। आगे की बात करते हैं बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे मान लो कि आई की वैल्यू दे रखी है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, या यहाँ पे दिया हुआ है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी है, यही दिया हुआ है ना। आपको अगर मैं यहाँ IRMS निकालने को बोलूं, IRMS निकालने को बोलूं तो पहला काम आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर क्या होगा बेटा? I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, यही होगा ना। अब हम इसका क्या कर रहे हैं बेटा? एवरेज निकालने वाले हैं, और एवरेज निकालने के बाद आप फाइनली क्या करने वाले हो? इसका रूट करने वाले हो। क्या इस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता था इसको? आप बताओ बेटा, ये जो पहला वाला फंक्शन है क्या इसका एवरेज I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकल कर आने वाला है? दूसरे फंक्शन का क्या आएगा? I2 स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? 2। और थर्ड वाले को देखें अगर हम, तो ये जो 2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, हम इसको चाहें तो आसानी से क्या लिख सकते हैं? I1 I2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 ओमेगा टी, यही है ना। और लीनियर कोई भी फंक्शन हो इसका एवरेज क्या होता है? 0 पूरी साइकिल में। तो हम इसके एवरेज को क्या लिखते हैं? 0। अब इसका रूट निकाल देते हैं, हमारे पास आंसर आता है I1 स्क्वायर
प्लस i2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर इज अ रूट ओवर इट। कौन सा चॉइस करेक्ट आ रहा है बेटा? कौन सा चॉइस करेक्ट है? डी। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे डी चॉइस को करेक्ट चॉइस मान सकते थे। कहीं कोई परेशानी है किसी को? मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा बदल देता, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज करता, है ना। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बोलता आई की वैल्यू मेरे पास 3 + 4 sin ओमेगा टी है। तो ऐसे केस में मेरा IRMS क्या होगा, आप कैसे निकालोगे? तो क्या इस बार इसको आप सॉल्व कर सकते थे? ट्राई करके देखो, ट्राई करो, मैं भी देखूं कितना समझ पा रहे हो। जल्दी, बहुत बढ़िया। कहाँ है तुम्हारा पुस्तक, कलम, किताब? अच्छा, अद्भुत। आया किसी का कोई आंसर? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैच कराना आंसर। मैं सबसे पहले लिखता बेटा यहाँ पे, मुझे अगर IRMS चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 6 24 साइन ओमेगा टी। और इन सब का क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है और फिर इसके ऊपर रूट डालना है, यही होगा ना। अब बताओ इस 9 का एवरेज तो 9 ही होगा ना, और 16 के साथ ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, उसके लिए मैं 1/2 लिख देता हूँ, प्लस साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होना है पूरी साइकिल में, 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √17। √17 एम्पियर इज द आंसर। कितने बच्चों का करेक्ट आया था? बहुत बढ़िया, 2 लोगों का, 3। ओके, तो कोई टफ था क्या? हम लोग इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, बिना लिखे भी, नॉर्मली भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ से। तो अगर ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ से थोड़ा अब आपको आगे लेकर चलता हूँ। आगे आते हैं बेटा, फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। देखो फेजर डायग्राम जो है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। किसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है? करंट और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का, जो कि हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी भी साइनोसोडल वेव के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे चलता हूँ। मान लो कि मेरे पास I = I0 साइन ओमेगा टी किसी ने दे रखा है। इसको देने का मतलब क्या हुआ बेटा? वो मुझे बता रहा है ना कि I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पीक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, I0 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसका अगर मैं नेगेटिव साइड में वैल्यू देखूं तो वो -I0 तक जाएगा, यही बता रहा है मुझे। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज किससे हो रही है, इस t को चेंज करने पे। साइन ओमेगा टी हमें बता रहा है कि इसकी वैल्यू बदलती जा रही है। और आप याद करो SHM पढ़ते समय हमने एक आइडिया लिया था कि हमारा अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जो x एक्सिस या y एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ हमें दिखाई देगा। माना था ना हमने। तो अगर हम उस चीज को रिजेंबल कराता हुआ यहाँ पे सोचें और ये मानकर चलें कि हमारे पास क्या है, एक एक्सिस दिया हुआ है। मान लो इस तरीके से मुझे एक एक्सिस गिवन है, ये हमारे पास दूसरा एक्सिस गिवन है, ये 2 एक्सिस है मेरे पास, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे I = I0 साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करूँ और किसी t टाइम पे रिप्रेजेंट करूँ। तो इसका जो रेडियस हम लोग मान के चलेंगे, यहाँ एक सर्कल बनाने की हम कोशिश करेंगे, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इसकी पीक वैल्यू होगी। क्या होगी? इसकी पीक वैल्यू होगी, बिल्कुल बेटा। तो इसकी पीक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। पीक वैल्यू बनाने के बाद क्या करोगे, हम ये मानकर चलेंगे कि ये कितना एंगल घूम चुका है, ओमेगा टी एंगल घूम चुका है, मान सकते हो। तो इसकी पीक वैल्यू आपने कितनी मान ली थी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू I0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये I0 मैंने गलत लिख दिया है, सो प्लीज बेटा इसको रेक्टिफाई कर लेना। इस पूरे की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या बोलूंगा,
इट इज आई नॉट। और इसका जो प्रोजेक्शन आप लेने जाते हो, कहां पे प्रोजेक्शन, वाई एक्सेस के ऊपर जो प्रोजेक्शन लेते हो, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है ये आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप ज्योमेट्री से देख लो ना, अगर ये लेंथ जो है मैंने y मान ली है और ये मेरे पास क्या है आई नॉट के बराबर है, तो आपका साइन ओमेगा टी यहाँ क्या होता है, y डिवाइडेड बाई आई नॉट होता है क्या, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितने के बराबर आ गई, क्या आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर आ गई। तो यही आपको इसकी क्या बताता है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। सो दिस I इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां पे ये जो ओमेगा टी है ये किसको रिप्रेजेंट करने के काम आएगा, थीटा को, कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उस जगह का फेज एंगल पता चलेगा, जो फेज एंगल मुझे हमारे आंसर तक लेकर जाने वाला है। और यही काम हम किसके लिए करते हैं, वोल्टेज के लिए भी। वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो उसकी लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी, और उसका जो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होगा वो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसका एवरेज और आगे चल के क्या निकालना चाहता हूँ आरएमएस, तो उसमें ये इक्वेशन हमें हेल्प भी करेंगे। इसी को लिखा गया है डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ रोटेटिंग वेक्टर्स। क्या माना है इसको, रोटेटिंग वेक्टर्स माना है, along with proper phase difference between them। अब जो भी, अगर मान लो यहाँ पे v की वैल्यू मुझे दी हुई होती और v होता है मेरे पास v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो आप क्या करते बच्चों, ये बताओ, सेम टाइम पे, हाँ बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम यहीं पे सेम टाइम पे अगर इसी लाइन को ड्रॉ करते तो लाइन कैसी आती, थोड़ी सी यहाँ से क्या होती, अलग होती, यहाँ कहीं पे होती। अब मैग्नीट्यूड जैसा होता है, मैग्नीट्यूड इसका मान सकते थे, और इसके एंगल को आप क्या लिखते हैं, दिस एंगल इज टोटली ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका ये जो आपको एंगल, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये होता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। टफ है क्या समझना, से यस और नो। हमेशा ये जो फेज एंगल है इनका फाई, क्या इनके बीच में ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, इस केस में रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आने वाला। आगे बढ़ाऊं मैं यहां से, आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम लोग पावर की बात करते हैं। अब देखो पावर जो है ना, ऐसे तो अलग से दिमाग में डायरेक्टली क्लिक नहीं करता, बट फिर भी आप अगर थोड़ा पीछे जाकर देखो तो क्या पावर को हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट लिख पा रहे थे पहले। तो अगर मुझे कहीं पे भी I की वैल्यू दी हुई हो कि I हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी है, हमारे पास V जो है हमारा ये V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर दे रखा है, दोनों के बीच में मैंने एक फेज एंगल लिया है, हो सकता है ये 0 भी हो सकता है पाई बाई 2 हो, वॉट एवर इट इज, वी जस्ट अज्यूम्ड कि इनके बीच में एक फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, और वो कितने का है, फाई का है। ये दोनों क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि वर्ड्स का ही सारा खेल है यहाँ पे। क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं बेटा, है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं तो मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो p इंस्टेंटेनियस मिलेगी क्या, और वो होगी कितनी, वो होगी v नॉट इंटू आई नॉट, आगे क्या लिखोगे साइन ओमेगा टी, साथ में क्या लिखोगे बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सभी अग्री करते हो। आप याद करो बेटा, क्या कॉस ए प्लस बी बाई टू, सॉरी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी मैं कर दूं तो क्या कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वांटिटी हमें मिलता है। मैं बोल क्या रहा हूं, कॉस ए प्लस बी ये क्या देता है हमें, ये देता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही देता है। मुझसे दूसरी वैल्यू कोई पूछे बेटा, कॉस ए माइनस बी, ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अग्री करते हो सभी। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है, बट मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों साइन साइन आ रहा है ना, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो मैं अगर
कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करता हूं, आप बताओ मुझे क्या यहां से आपको ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी आएगा, साइन ए साइन बी आएगा क्या? 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया मुझे? क्या साइन ए साइन बी मिल जाने वाला है? सभी बोलो अग्री करते हो मुझसे कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। मैं यही एक्सप्रेशन यहां लगाने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा, मैं इसे ओपन करके लिखूंगा वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। साथ में क्या लिखूंगा मैं? इसके बाद माइनस साइन के साथ कॉस, अच्छा मैंने यहां माइनस साइन देना था ना, मैंने प्लस दे दिया है, सॉरी बेटा। अब तो करेक्ट है ना? और साथ में मैं क्या देता? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। सभी लोग अग्री करते हो मुझसे? करते हो अग्री? अब आप बताओ, मैं यहीं से अगर पी की एवरेज वैल्यू लिखूं तो क्या इसका एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे? और ये ओमेगा टी कैंसिल होके क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? से यस और नो। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 और ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। और ये दूसरे वाले का क्या? ये 2 ओमेगा टी दिखाई दे रहा है मुझे। और कॉस अगर हम साइकिल में देखें तो एक साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आता है कॉस का? ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी हो, क्या आता है एवरेज? 0। तो मैं क्या यहाँ पे 0 लिख सकता था? तो हमारे पास यहाँ से पी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई बेटा? वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव के बराबर, और इसी को हम पी एवरेज कहते हैं। देखो मुझे ये प्रूफ करने की नीड कहीं से नहीं थी, लेकिन जानते हो आगे चल के आप लोग जो टर्म्स पढ़ते हो ना, थोड़े बहुत टर्म्स पढ़ते हो, पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे आता है, वीआरएमएस में उसको लिखना चाह रहे हैं अगर हम पावर को तो कैसे लिखेंगे, इन सब में हम जनरली बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखे हैं। इसीलिए आपको निकाल कर दिखा दिया बेटा कि इट इज नॉट एन एलियन साइंस, कुछ नई चीज नहीं है। हमने सिंपल सा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का खेल किया है, खेल ही किया है ना, हमने बस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स खेला है, और अपने आप जो है हमारे पास एक ऐसा पॉइंट निकल कर आ गया है जहां से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पता हो, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता हो, तो हम पावर फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं। तो ये जो cos फाई आया है, इसी cos फाई को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर का नाम देते हैं। और ये फाई क्या है यहाँ पे? ये हमारा फेज डिफरेंस है, किनके बीच का? हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का। डन है क्या बच्चों? अब हम जानते हैं ना कि वीआरएमएस क्या होता है? वी नॉट बाई रूट टू। आईआरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट टू। तो क्या रूट टू दोनों लोगे तो 2 बन जाएगा अपने आप? तो यहाँ पे क्या इसी एक्सप्रेशन को आप VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव भी लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर, हंसते खेलते हुए लिख सकते हैं। तो ये बात जो है हमारे दिमाग में अब होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है सभी को? ये जो हमारे पास कॉस फाइव आया है ये क्या है, ये भी क्लियर हो गया। ये कॉस फाइव क्या है हमारा? दिस वन इज एक्चुअली द पावर फैक्टर। तो आगे चल के इसका यूज बहुत करने वाले हैं हम लोग, इसलिए आप इसे याद भी रखोगे। ठीक है? तो काम का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। डन है बच्चों? कुछ तो बोल दो। डन? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां से आते हैं हम लोग अब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स में इंटर करने से पहले मैं आपको 3 अलग अलग तरीके के ऐसे सर्किट्स बताने जा रहा हूं जिसको आप एज अ बेसिक सर्किट अपने दिमाग में रख सकते हो। तो एक अरेंजमेंट है हमारे पास जहां पे क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। दूसरे केस में हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया है, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। कर सकते हो ना? कहीं कोई दिक्कत है बेटा? आगे आते हैं। थर्ड है हमारे पास एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हमने क्या किया है, इस इंडक्टर को हमने यहाँ पे एक एसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में है। अब इन तीनों को मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है? एक बार सिर्फ रेजिस्टेंस है, एक बार सिर्फ कैपेसिटेंस है, एक बार सिर्फ इंडक्टेंस है। मुझे बताना है कि इन तीनों केसेस में क्या होना है। तो मैं आपसे जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं प्लीज अब आगे से आप याद रखोगे। मैं यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन जो लिख रहा हूं, फर्स्ट ये लिख रहा हूं बेटा वोल्टेज का इक्वेशन। किसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं?
मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन। वोल्टेज के इक्वेशन में मैं मान रहा हूं कि V हमारे पास क्या है यहाँ पे, V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, और इस V को मैं VR लिख रहा हूं। VR का मतलब हुआ रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज है ये। अब यहाँ पे अगर मुझसे कोई करंट बोलता तो करंट की वैल्यू क्या होती, I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। रीजन प्रूफ करके हम लोग निकालते हैं। अगर आप सर्किट को सॉल्व करते तो आपके पास ये आंसर आता। तो मैं अब उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि इन दोनों का इक्वेशन होना क्या है। और अब इन दोनों का इक्वेशन देखकर आपसे कुछ कंक्लूजन्स जरूर पूछूंगा। जैसे पहला कंक्लूजन, आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, जल्दी बोलो। यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, इट इज 0। फेज डिफरेंस 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे पावर फैक्टर आपसे पूछूं तो आप पावर फैक्टर क्या बताओगे बेटा, पावर फैक्टर क्या बताओगे? cos 0 is 1, so cos 0 is 1, so our answer is 1। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, मैं यहाँ से 5th पॉइंट की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पे अगर कोई मुझसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता तो रेजिस्टेंस हम क्या बताते हैं यहाँ पे, इट वॉज इक्वल टू R। रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, R के बराबर मान लो हमें दिया हुआ है, मान सकते थे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे बेटा, ये आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। अब यही सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए भी लिख रहा हूँ। बस वहाँ जाने से पहले मैं एक फेज डायग्राम इसके लिए बना देना चाहता हूँ। बेटा फेज डायग्राम अगर हम बनाते तो कैसा बनता, कोई आइडिया? तो देखो ऐसे तो आइडियल अगर देखा जाए, आइडियल वे देखा जाए तो हम एक्सेस बनाते हैं, बोलते ये मेरे पास करंट है और इसी जगह पे क्या है हमारा, इसी जगह पे हमारा वोल्टेज भी है, कुछ इस तरीके से वोल्टेज है। से यस और नो, ऐसा ही कुछ बनाते हैं ना। हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, I, और जो दूसरी वैल्यू मुझे दिख रही है ये क्या है, V, और ये एंगल मुझे यहाँ पे ओमेगा टी दिख रहा है। सभी मानोगे? लेकिन बच्चों ऐसा हम बनाते नहीं एक्चुअली। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं अगर इसी एक्सिस को अपना एक्स एक्सिस रेफरेंस मान लूं तो कोई परेशानी है नहीं है ना। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मानूंगा तो हल्का घुमा के लिखना पड़ेगा। तो हम इसी चीज को क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, एक आपको आई रिप्रेजेंट करती है और दूसरी क्या करती है, वी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने बनाया यही है, बस बनाने के बाद इसको क्या किया है, ओमेगा टी से घुमा दिया है। घुमा के कहाँ ले आए हो आप, बेस पे ले आए हो, क्योंकि आपने इसी को क्या मान लिया है, बेस, जिससे आपका काम यहाँ पे आसान हो गया है। तो आप यहाँ कहोगे कि आई और वी दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में है। क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज में, इसलिए पावर फैक्टर हमारे पास 1 के इक्वल है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस जो हमारा है वो 0 के बराबर आ रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। देखो कैपेसिटिव सर्किट के बारे में एक पॉइंट मैं पहले भी बता दूं आपको। हम लोग जो यहाँ पे आगे चलकर पढ़ाई करेंगे ना, हम पढ़ाई करेंगे सीरीज सर्किट की। और सीरीज में क्या सेम होता है, हर जगह पर क्या सेम होता है, करंट सेम होता है ना। तो हमारा जब करंट सेम होता है तो हम करंट को हर जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी मानकर चलेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वी की वैल्यू को लिख रहे हैं। इतनी बात सही है। दूसरा एक ट्रिक मैंने अपने लिए बना रखा है कि सी में सी लीड कर रहा होता है। सी में सी लीड कर रहा है मतलब क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करता है, लीड करता है। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं अपने इस चीज को याद रखने के लिए यूज करता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करंट को लीड कराऊं तो वोल्टेज को क्या कराना पड़ेगा, लैग कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा और करंट क्या करेगा, लीड करेगा। इसलिए जब मैं यहाँ वोल्टेज का इक्वेशन लिखूंगा VC इफ इट इज इक्वल टू V नॉट, मैं पहले IC लिख देता हूं, IC इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, देन ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूं, अगर मैं यहाँ फेज डिफरेंस लिखना चाहता हूं डेल्टा फाई, तो इट इज इक्वल टू π/2, और यू कैन से यहाँ पे क्या है, IC लीड्स VC बाई π/2। कोई दिक्कत है? या आप लिख सकते हो VC लैग्स IC बाई π/2। याद रहेगा ये भी।
जो हमारा फोर्थ पॉइंट है बेटा, ये आता है पावर फैक्टर से जुड़ा हुआ। हम बोलते हैं यहाँ जो cos फाई की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0, और 0 होने का मतलब होता है हम इसे वॉटलेस सर्किट का नाम देते हैं। क्या ये पावर कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा ना, इसलिए आप इसको नाम क्या देते हो? वॉटलेस सर्किट का देते हो। देन हमारे पास यहाँ से आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की थी, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। किसी को वैल्यू याद है? इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू सी के इक्वल होता है। आप इसको रिप्रेजेंट करते हो एक्स सी से, और ये 1 बाई ओमेगा सी के प्रोपोर्शनल होता है। और फाइनली अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट को दिखाना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ पे करंट को एक्स एक्सिस पे दिखाता हूँ तो मेरा वोल्टेज अपने आप कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो ये अगर IC है तो ये क्या होगा? VC होगा। और अगर आप इसे VC बना रहे हो तो IC उससे क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा, और लीड करता हुआ हमें दिखाई देगा। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अब मेरा यहाँ पे, हाँ बोलो क्या? जिस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने देखा है उसी तरीके से कैपेसिटर भी हमारे सर्किट में क्या करता है? रजिस्ट करने की, करंट को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं, उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसे 1 बाई ओमेगा सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे की बात करते हैं बेटा। आपसे एक छोटा सा पॉइंट है मेरा पूछने का, अगर मैं यहाँ पे आर और ओमेगा के बीच का कर्व ड्रॉ करता तो कैसा कर्व बनना चाहिए था? आर क्या हर जगह पे कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है तो क्या उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना देते आप? हर जगह पे आर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते, क्या आपको वैल्यू मिलती? लेकिन जब मैं वैसा ही कर्व यहाँ पे एक्सी और ओमेगा के बीच में बनाना चाहूंगा तो एक्सी है कितने के बराबर बेटा? 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्सी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई सी आता क्या, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में आपका ग्राफ कैसा बनता? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसा बनता? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो आपको यहाँ अगर ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी एक्सी और ओमेगा के बीच में तो द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, ये भी आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको लेकर आता हूं प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरफ, है ना। इंडक्टिव सर्किट में जस्ट बेटा कैपेसिटिव का उल्टा होगा आपका। कैपेसिटिव में कौन लीड कर रहा था? करंट। तो यहाँ पे कौन लीड करेगा? वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा IL इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और VL की जगह पर आप क्या लिखोगे? इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अग्री? वोल्टेज क्या कर रहा है यहाँ पे? लीड कर रहा है। मैं बोलूंगा एज अ थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे हमारा डेल्टा फाई क्या है? इट इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड यू कैन से VL leads IL by pi by 2, or you can say IL lags VL by pi by 2। डन है ये भी? थर्ड से फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे cos फाई की बात करूं, पावर फैक्टर की बात करूं, ये वैल्यू होती है 0, और ये सर्किट भी कैसे होते हैं? हमारे वॉटलेस सर्किट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा। यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जगह पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास होता है यहाँ पे, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज, ये है हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल के इक्वल। ग्राफ कैसा होगा? क्या y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा हो गया तो क्या बना दोगे? क्या स्ट्रेट लाइन बना दोगे? अगर आप यहाँ पे एक्सेल और ओमेगा को ड्रॉ करना चाहते हो तो। और फेजर डायग्राम, अगर आप करंट यहाँ बना रहे हो तो वोल्टेज उससे लीड करता हुआ बनाओगे, और अगर वोल्टेज को बेस मान ले रहे हो तो क्या करोगे? करंट को उससे लैग करता हुआ बनाओगे। डन है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स एक ही पेज में एकोमोडेट करने की कोशिश की है, जिससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो एक बार में दिख जाए, और आप इसे आराम से जहां पे भी जैसे यूज करना हो आगे यूज कर सको। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ाऊं मैं यहां से? तो अब मैं सीधे सीधे बेटा आपको LCR सर्किट एक बता देता हूं।
LCR सर्किट को समझ लेंगे हम लोग, और अगर हम LCR सर्किट को समझ लेते हैं तो LR आए CR आए हम उसे आराम से डील कर सकते हैं, है ना। तो मैं अब जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो इन 3 बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं, इन तीनों का एक कंबाइंड फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ना बोल दो। आप इसे नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो तो मुझे बस 5 सेकंड का मौका दे दो। चलो फिर तो यहां से आगे आते हैं बच्चों, आगे की बात करना शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द LCR सर्किट, और इसके बाद हम इसके ऊपर के सवाल करेंगे बेटा। तो LCR सर्किट में जो खास बातें हैं वो समझते हैं। मान लो मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, एक ऐसा सर्किट जहां पे इंडक्टर हो, साथ में क्या हो, कैपेसिटर हो, और आगे क्या हो, एक रेजिस्टेंस हो। हमने क्या किया इसको, हमने इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा ओके सॉरी, हाँ तो मैं ये बोल रहा था बेटा, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मान लो इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और एक क्या है, रेजिस्टेंस है। हमने इसको कनेक्ट किससे किया है, एक AC सोर्स से, एक AC सोर्स से हमने इसे कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या हुआ बालिका, आगे क्या हो गया हमारे पास। अगर हम V देखना चाहें तो V क्या है, मान लेते हैं V0 sin ओमेगा t दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी दिया हुआ है, एक कोई वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। अब आगे की बात कीजिए, हम जानते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, अगर इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है तो सबसे करंट सेम फ्लो कर रहा होगा ना, हाँ या ना। तो अगर करंट सेम फ्लो कर रहा होगा और मैं इसका फेजर बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं फेजर कुछ ऐसा बना सकता था, ये मैंने बना दिया एक एक्स एक्सेस, है ना। इस एक्सिस पे लिख दिया मैंने, यही क्या है हमारे पास, IL, यही है IC, और यही है हमारा IR। अब आप बच्चों मुझे हेल्प करो, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं, कुछ करने जा रहा हूं, तो आप प्लीज इस बार मेरी मदद अब आप करोगे। मैं बोल रहा हूं बेटा, यहीं पे वोल्टेज जो होगा वो इस पे क्या होगा, अगर मैं रेजिस्टेंस वाली बात करता हूं तो रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज आएगा, जो VR आएगा, वो सेम फेज में होगा इस पे, बिल्कुल इसी के ऊपर चला आएगा। लाइन बड़ी हो सकती थी, कोई बात नहीं है, मैंने छोटी मानी है, इसका मतलब क्या है, मैंने R को 1 से छोटा रख रखा है ना, और कुछ नहीं होता इसका मतलब। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमारा वोल्टेज जो है वो लीड किस में कर रहा होता है बेटा, इंडक्टर के केस में, और वोल्टेज हमारा लैग किस में कर रहा होता है, कैपेसिटर के केस में, और दोनों 90 डिग्री से लीड या लैग कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली बना दिया है। ये हमारा VL है, ये हमारा VC है, और यहाँ पे आपने क्या बनाया है बेटा, VR बनाया है। बना सकते हो। अब आप बोलो, अगर ये जो वोल्टेज है इसका एक का वेक्टर आप ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, दूसरे का नीचे है, तो क्या इसकी जो नेट वैल्यू होगी वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया, इट वाज माय अजम्पशन, मैंने अज्यूम किया है, यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि हमारा जो VL है वो VC से बड़ा है, इसका उल्टा भी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये मेरा अजम्पशन है, मैंने अज्यूम किया, और उसके बाद एक वैल्यू निकाली यहाँ पे, जो वैल्यू क्या थी, इस जगह पे कहीं पे निकल कर आ रही थी, जो कि VL माइनस VC को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब मुझे अगर नेट वैल्यू चाहिए बेटा, तो क्या मैं नेट वैल्यू के लिए इन दोनों का नेट कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ, से यस और नो। तो ये जो लेंथ हमारे पास निकल कर आएगी, क्या इस वैल्यू को आप यहाँ पे VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे से हमारे जो पहले पॉइंट में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया वो क्या था, V नेट। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। आप ये बात समझो बेटा कि अगर VC बड़ा होता, VL छोटा होता, तो भी क्या VC माइनस VL का स्क्वायर वही वैल्यू आता जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है मुझे, है ना, कोई वैल्यू में फर्क नहीं होना था। अब इन सबसे अगर मैं I को कॉमन निकाल लूं, करंट को कॉमन निकाल लूं, तो बचेगा क्या, मैं यहीं पे लिखूंगा बेटा एक क्वांटिटी Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस
XC का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट। और इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हो बेटा, इट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इम्पिडेंस का नाम देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अगर हमारे किसी भी सर्किट में, जैसे अभी आप बार बार बना रहे थे ना ओमेगा के साथ ग्राफ, इसका बना रहे थे, अगर मैं यहां पे भी इसका ग्राफ प्लॉट करने लग जाऊं, मैं चाहूं कि इसका ग्राफ बना देता हूं मैं, तो ग्राफ देखो बेटा कैसे बनता। अगर मैं इस बार z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाता, तो z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, होगी ना। उसके अलावा तो कभी मिनिमम होने की चांसेस नहीं है। तो हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है, जहां पे z की वैल्यू मिनिमम कब हो रही है बेटा, z की वैल्यू कब मिनिमम हो रही है, व्हेन xl एंड xc आर इक्वल। ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर। वैसे केस में मुझे z की वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम। इसी का जस्ट रिवर्स ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम होता है ना। तो अगर मैं इसी पॉइंट को आगे आगे ड्रॉ करके दिखाना चाहूं आपको आई और ओमेगा के टर्म्स में, तो आई और ओमेगा के टर्म्स में क्या यही ग्राफ उल्टा हो जाता, मैं बोलता है इस पोजीशन पे क्या है बेटा, एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर है, और आई जो मुझे मिल रहा है ये कैसा है, मैक्सिमम है। क्या आप सभी इससे भी अग्री करते हो, ये दो ग्राफ से अग्री करते हो। अब इसमें दो हमारे पास पार्ट्स हो गए बेटा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ओमेगा छोटा है, और हम जानते हैं ना हमारा जो एक्सी होता है ये 1 बाई ओमेगा इंटू सी होता है, और जो एक्सएल होता है ये ओमेगा इंटू एल होता है। मानते हो कि नहीं। तो अगर कहीं एक्सी है और ओमेगा छोटा है, तो आप बोलोगे ना कि एक्सी बड़ा रहा होगा एक्सएल से। यहाँ तो ये दोनों बड़े हैं, बराबर हैं। इससे अगर हम ओमेगा को छोटा कर रहे हैं तो एक्सएल छोटा हो जा रहा है और एक्सी क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि वहां ओमेगा डिनोमिनेटर में है। मींस हमारा जो सर्किट इस साइड है बेटा, हम जो इस साइड में सर्किट ले रहे हैं, ये सर्किट हमारा कैपेसिटिव है। कैसा है, कैपेसिटिव नेचर का है। और जो जैसे ही हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे का सर्किट हमारा कैसा हो जाता है, इट बिकम्स इंडक्टिव इन नेचर। यहाँ पे हम इसे इंडक्टिव कह सकते हैं। सेम काम यहाँ भी आप कर सकते हो। इसे आप क्या कह सकते हो, कैपेसिटिव, और दूसरे साइड वाले को आप क्या कह सकते हो, ये हमारे पास हमारा इंडक्टिव वाला पार्ट हो जाता है। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है। Z निकालने में किसी को कोई परेशानी। यहां मैं अगर cos फाई निकालना चाहता, ये आपके पास बेटा V नेट आया है ना, ये आपके पास I पहले से था, तो जो एंगल यहां बन रहा होगा इस एंगल को आप फाई कह सकते हो क्या, से यस और नो। अगर ये यस कह रहे हो आप बेटा, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखता कि अगर मुझे कभी cos फाई की जरूरत पड़ी, तो cos फाई इज नथिंग बट बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस इज VR एंड हाइपोटेनस इज V नेट। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं R डिवाइडेड बाई Z। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थी। तो आपके पास अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता हो, आपको नेट वोल्टेज पता हो, आप आराम से cos फाई निकाल लोगे। आपको रेजिस्टेंस पता हो, आपको इंपिडेंस पता हो सर्किट का, तब भी आप क्या करोगे, आप cos फाई आराम से निकाल लोगे। tan फाई निकालना होता तो tan फाई क्या होता है बेटा, ऐसे इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन tan फाई निकालना चाहते तो परपेंडिकुलर बाई बेस करते क्या, हम इसी चीज को क्या लिखते, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, और हमारे पास हमारा आंसर आता। आप इसे XL माइनस XC बाई R भी कह सकते थे, कोई कहने में दिक्कत थी नहीं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं बेटा, ये मैंने बताया आपको LCR सर्किट का, और LCR सर्किट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिखाया फेजर डायग्राम के हेल्प से। क्या आपको ये समझ आ गया है सभी को। अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक मजा आएगा नहीं, थोड़ा सा हमारा समझदारी जो है वो समझ में निकल कर आएगा नहीं, इसलिए हम लोग 2-3 जगह पे इसे लगा कर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा सवाल है जो कि मैंने बोर्ड पे दिया है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, नीट में ही पूछा गया था। एक बार इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं एक अपनी तरफ से आपको सवाल दूंगा जो कि IQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। आंसर पे मत जाना क्योंकि मैं उठाकर लॉजिक भी पूछूंगा आपसे।
क्या ये पॉइंट अभी तक जो मैंने लिखा है आपको क्लियर है? पहले केस में Z निकालते, Z की वैल्यू क्या होती? 60 ओम। R यहाँ पे निकालते, ये होता है 30 ओम। अब दिमाग में क्या आता है कि जब हमने DC में यूज किया तो सिर्फ रेजिस्टेंस काम में आ रहा था, सिर्फ रेजिस्टेंस काम में आ रहा था, तो 30 ओम आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे ही मैंने सेकेंड केस में डील करना स्टार्ट किया, किस में डील करना स्टार्ट किया? सेकेंड केस में, AC वाले में, तो वहाँ पूरा का पूरा इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों का इफेक्ट मुझे देखना पड़ा। Z की वैल्यू क्या निकल कर आई? 60 निकल कर आई। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब मैं R से उस Z तक पहुँचना चाहता हूँ। अलग अलग तरीके हो सकते थे। हो सकता है सर्किट में इम्पिडेंस होता, हो सकता है सर्किट में कैपेसिटर होता, हो सकता है सर्किट में हमारा इम्पिडेंस बोल गया था मैं, इंडक्टेंस बोलना चाहिए था मुझे, हो सकता है इंडक्टर भी होता और क्या होता? कैपेसिटर भी होता। तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्या? CR सर्किट बन सकता था, LR बन सकता था और LCR बन सकता था। बट आंसर सिर्फ और सिर्फ LR ही क्यों गिवन है? सिर्फ LR ही आंसर क्यों है? LR ही दिया गया है ना, LR ही क्यों है? हमें यहाँ पे CR या LCR क्यों नहीं दिया गया? पॉसिबिलिटी थी कि नहीं कि CR भी XL माइनस XC की वैल्यू को मैं 30 कर, मैं यहाँ पे उससे क्या करता? मैं रेस्ट वैल्यू निकाल लेता। ये 3600 था, ये 900 था, मतलब रूट अंडर हो गया कितना? 2700। रूट अंडर 2700 का मतलब हो गया 30√3, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो ये 30√3 मैं किसी और जगह से निकाल लेता, हो सकता था ना, XL माइनस XC से, XC माइनस XL से, या सिर्फ XC या सिर्फ XL दे सकते थे। कुछ तो बोलो, लॉजिक इसमें नहीं अगर इन्वॉल्व हो गई, ये नहीं समझ आएगा, ये सही में बाउंस कर जाएगा। ये प्लीज बात समझो, कभी कभी जब मैं कहीं पे बोलता हूँ सुनने के लिए, तो वहां सुना करो बात को। इस सवाल में मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। मैं जब इसे पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में यहाँ तीन आंसर्स हो सकते हैं, LCR, LR, CR, तीनों हो सकते हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये बात आई? तीनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो Z क्या होता है हमारा? इट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। तो मेरे दिमाग में आया मतलब LR सर्किट, RC सर्किट और LCR सर्किट, ये तीनों हो जाएंगी। बट जानते हो फिर तुरंत मेरे दिमाग में दूसरी बात क्या आई कि अगर मैं DC की बात करता हूँ, DC की, तो DC के केस में ओमेगा क्या होगा मेरा? क्या ओमेगा इन्फिनिटी के बराबर होगा? ओमेगा इन्फिनिटी नहीं होगा, जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ओमेगा क्या होगा? जीरो। ओमेगा का मतलब क्या होता है कि कितनी देर में आपका क्या हो रहा है? पहले आप टाइम पीरियड बोलते हो, कितनी देर में मेरा साइकिल रिपीट हो रहा है, और एक सेकंड में जितनी बार साइकिल रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हो। 2 पाई सेकंड में जितना रिपीट होता है उसे आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? आप उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हो, जो कि ओमेगा है। यहाँ तो साइकिल है ही नहीं ना, तो रिपीट होगा कैसे? होगा क्या? तो कितनी साइकिल 2 पाई सेकेंड्स में रिपीट होंगी? जीरो। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। अब ये जीरो जैसे ही आया मेरे दिमाग की बत्ती जली, मुझे समझ आया कि XC की वैल्यू क्या होगी? ये होती है 1/ωc, ये हो गया इन्फिनिटी। XL क्या होता है? ये होता है ओमेगा इंटू एल। ये वैल्यू जो है ये मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगी जीरो के बराबर। से यस और नो? तो अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और डीसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है हमें? कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट। कितना कर रहा है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट करेगा तो क्या करंट फ्लो करता? नहीं करता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कभी भी कैपेसिटर आप डालोगे तो वो आपको सही आंसर तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि डीसी सर्किट के केस में क्या होगा? वो काम में आ ही नहीं सकता है। आएगा क्या यहाँ? नहीं। इसका मतलब ये चॉइस अपने आप गलत हो गया और ये क्या हो गया? अपने आप गलत हो गया। आंसर कौन सा बचा सिर्फ मेरे पास? LR सर्किट। और यही हम लोग यहाँ पे आंसर के फॉर्म में कोट करेंगे। क्या ये अब क्लियर हुआ? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। मैं आपको सीरियसली बताऊं, आज तक डाउट्स में कम से कम, मतलब जिस बैच को भी पढ़ाया है मैंने 12th में, मतलब 90% से ज्यादा बच्चे ये डाउट लेकर आते हैं कि सर इसमें ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लॉजिक क्लियर है क्या सभी को? ध्यान में रखेंगे इस बात को, एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय भी क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, लॉजिक बेस्ड है पूरी तरीके से। बोर्ड पे देखो और यहीं पे मुझसे डिस्कशन करो उसके बारे में।
मैंने यहाँ पे इस बार भी एक सर्किट लिया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और साथ में क्या लगा है, एक इंडक्टर। एसी सर्किट है बेटा, ये मैंने लगा दिया एक वोल्टेज सोर्स इसके साथ, और यहाँ मैंने कुछ वोल्ट मीटर्स जो है ना वो इसके साथ अटैच किए हैं। वोल्ट मीटर्स का काम क्या है, क्या रीड करती हैं? बेसिकली यहाँ पे अगर आप डालोगे तो वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं और वो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करती हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर मैंने पहला वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, ये V1 है बेटा, V1 का मतलब क्या हुआ, पहला वोल्ट मीटर। यहाँ पे मैंने लगाया दूसरा वोल्ट मीटर V2, तीसरा वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगाया है, ये है V3, चौथा वोल्ट मीटर मैंने लगाया है बेटा इन सबके अक्रॉस, पांचवा मान लेते हैं पहले इसे, पांचवा यहाँ लगा दिया है, और जो तीसरा लगाया था वो इन दोनों के बीच में लगाया था, ये है हमारे पास हमारा V4। क्या ये पांचों वोल्ट मीटर्स आपको क्लियर हो रहे हैं? पांचों वोल्ट मीटर्स क्लियर हो रहे हैं? मुझे बोला गया है रेजोनेंस कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन। अब सवाल आता है ये रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए मैं थोड़ा पीछे की स्लाइड में 2 पॉइंट, बस 2 स्लाइड में जाता हूं, बस पीछे मैं यहाँ आता हूं। मैं बोलूंगा बेटा अगर कभी भी हमारा एक्सएल और एक्सी बराबर हो तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो क्या है, रेजोनेंस में है ना। हम बोलेंगे यहाँ पे कि अगर हमारा एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो गए हैं, बराबर, तो ये सर्किट कैसी है, रेजोनेटिंग है। ये हमारा रेजोनेटिंग सर्किट है। और आप बोल सकते हो कि ये सर्किट क्या है, हमारा अभी रेजोनेंस में है। हम जानते हैं ना एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी। आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ये हमारा क्या होता है बेटा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको आप क्या कहते हो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ऐसे केस में हमें Z की वैल्यू जो मिलती है वो किसके बराबर होती है, R के बराबर, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कैसा होता है, सेम रहता है। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से इस कंडीशन में किन वोल्ट मीटर्स की रीडिंग सेम होने वाली है ना। यहाँ पे किन वोल्ट मीटर्स की रीडिंग क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ये हमें यहाँ क्या करना है, बताना है। कैसे बताएंगे बेटा किसकी किसकी सेम होने वाली है? तो मेरा आपसे पहला सवाल है बेटा, हमारा जो V1 है वो किसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है, और उसके बाद V2 और V3 कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस। तो पहला आंसर इसका क्या होता बेटा, यहां से मैं अगर कंक्लूजन लिखना चाहता तो एट रेजोनेंस क्या होने वाला था, पहली चीज हमारा जो VL होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या VC के बराबर होगा। इसका मतलब है कि रीडिंग जो होगी हमारी V2 और V3 की, ये क्या होगी, ये सेम होगी। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? से यस और नो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, यहां जो नेट वोल्टेज है वो हमें क्या, कहां से मिल रहा होगा, V5 से। और V5 हमें क्या दे रहा होगा, क्या VR के बराबर वैल्यू दे रहा होगा? से यस और नो। VL और VC तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिए ना, बचा किसके अक्रॉस का वोल्टेज, सिर्फ रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आप निकाल किससे रहे हो, V1 से। तो आपका दूसरा आंसर यहाँ पे होता है कि हमारा V1 इज इक्वल टू क्या है, V5 है। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? और लास्ट पॉइंट, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखता कि हमारा जो V4 है, ये जो आंसर दे रहा है ये क्या दे रहा होगा, ये हमें आंसर 0 के बराबर दे रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे 0 दे रहा होगा, दोनों का फेज अलग अलग, VL ऊपर VC नीचे, नेट वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब है V4 हो गया 0। और V4 0 है तो हमें यह पता है कि V5 क्या दे रहा होगा, वो तो ऐसे नेट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सिंस VL माइनस VC इज 0, सो V नेट इज नथिंग बट VR। और VR हमें V1 से भी मिल रहा है, तो V1 और V5 एक तरीके का रिजल्ट देंगे, V2 और V3 एक तरीके का रिजल्ट देंगे, और हमारा जो V4 है ये क्या रिजल्ट देगा, 0 के बराबर आंसर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन किस कंडीशन में, रेजोनेटिंग कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन होगी तब। डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक नेक्स्ट सवाल है, इसको करने की कोशिश करते हैं। इस बार आप लोग बताओगे जल्दी से आंसर, मैं ज़्यादा आपको
कुछ हिंट इसमें देने वाला नहीं हूं। अपने पास समय है। थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं मैं यहां से, है ना, हल्का, क्योंकि मुझे अभी 2 और कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं। थोड़े थोड़े ही बताने, लेकिन बताने तो है ना। तो हमें बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस 80, 40 और 100 है। आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा। अभी निकाल कर कुछ बताया था क्या मैंने? cos फाई की वैल्यू क्या बताई थी बेटा? बोलो। R बाई Z। और भी कुछ बताया था क्या? VR डिवाइडेड बाई VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर एंड देयर इज अ रूट ओवर इट। क्या यही था ना? अभी जस्ट पढ़ा था। अब बताओ तो VR कितना दे रखा है? VR इज 80 दिया हुआ है क्या? नीचे भी लिख देते हैं 80। आगे बताओ बेटा, VL कितना है हमारे पास? VL इज 100, VC इज 40। तो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा 80, डिनोमिनेटर में 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। करोगे तो क्या 100 आ जाएगा आपके पास? तो 80 बाई 100 इज द आंसर, सो 0.8 इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये सवाल कितनी देर का था? बताओ जल्दी। ये सवाल कितनी देर का था? आराम से सही बोल रहे हो बेटा, 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम उतने में बना लोगे। जानते हो मैंने तो इतना सब कुछ लिख के दिखाया, आपको तो सीधे सीधे क्या दिखता? 80 का स्क्वायर, 100 माइनस 40 का स्क्वायर, 8 और 6 मतलब 10 आने वाला होगा, 100 आ गया। न्यूमरेटर में 80, डिनोमिनेटर में 100, आंसर इज 0.8। काम खत्म। यही था ना? चलें आगे। तो यहां से बेटा आगे की ओर आपको लेकर आता हूं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका रेजोनेंस का, जहां पे हम लोग शार्पनेस ऑफ द कर्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शार्पनेस ऑफ द कर्व, जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर का। ऐसे रेजोनेंस में आपको पहले ही बता चुका ना, बता ही दिया ना। इसको हटा दूं क्या? मैं आपको रेजोनेंस ऑलरेडी बता चुका बेटा, मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं। आ जाते हैं सीधे सीधे कहां पे? बैंडविड्थ एंड शार्पनेस ऑफ द कर्व के ऊपर। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी सी बात है। हम लोग सब लोग, अब तो थोड़ा समय बदल गया है, रेडियो का समय जो है वो चला गया है। अदरवाइज हम लोग तो बचपन में इसी के भरोसे क्रिकेट मैचेस सुना करते थे, देखा वेखा नहीं करते थे। क्या करते थे? सुना करते थे, जब हम लोग स्कूल में 6, 7, 8 में पढ़ते थे। तो ध्यान से समझते हैं क्या है ये पॉइंट्स, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे रेजोनेंस की। और अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा कर्व दिखाया था ना, आई और ओमेगा के बीच में, ठीक है। अगर मैं उस कर्व की बात करूं तो उसमें जो पीक पॉइंट है, ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, क्या ये हमारे मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? है ना? और मैक्सिमम करंट जहां मिल रहा है वहां पे मुझे रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा, और ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है मैं आराम से वहां पे 1/√L इंटू सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला क्या गया कि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम ओमेगा नॉट मान रहे हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 2 और ऐसी फ्रीक्वेंसीज निकालना चाह रहे हैं, जिन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा जो सर्किट का पावर कंजप्शन है वो क्या हो? जस्ट प्रीवियस वाले का हाफ हो। कैसा हो? मैक्सिमम का हाफ हो। तो वैसे केस में हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी, जो करंट की वैल्यू लेने की जरूरत पड़ेगी, वो करंट की आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2 वाली वैल्यू होगी, जिसको आप ऐसे IRMS के नाम से जानते हो, है ना। तो ये क्या है? बेसिकली IRMS। आप सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हो कि हमने अभी जो फ्रीक्वेंसी ली थी वहां पे हमें जो करंट मिल रहा था वो मैक्सिमम था। अब जो हम फ्रीक्वेंसीज देना चाह रहे हैं वहां पे हमारा करंट कैसा है? RMS वैल्यू को दे रहा है। तो ऐसे केस में ऐसी 2 वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जिसके ऊपर मुझे IRMS वाली वैल्यू मिल रही है, इसके गैप को हम लोग बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा
ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, और इसको नाम क्या दे दिया बेटा, बैंडविड्थ का। ये बैंडविड्थ क्या है, ये समझ में आया आपको? तो बैंडविड्थ इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एट विच द वैल्यू ऑफ करंट इज IRMS। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये बुक्स में लिखा हुआ होता है कि वेयर द पावर कंजप्शन इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर कंजप्शन, है ना? दोनों बात एक है, ये हम समझ सकते हैं। अब यहां मुझे शार्पनेस बतानी है, कोई चीज नुकीली कितनी है ये बतानी है। कैसे बताओगे? लंबाई ज्यादा और थिकनेस क्या होनी चाहिए, कम, विड्थ कम। तो इसमें यहाँ पे हम उसी तरीके से निकालते भी हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे एक वैल्यू जिसे डिफाइन करते हैं बेटा क्यू फैक्टर के नाम से, और ये वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। नीचे आप क्या लिख रहे हो बेटा? नीचे आपने लिखा है यहाँ पे बैंडविड्थ। ये क्या है आपके पास? ये है आपकी बैंडविड्थ। और ऊपर न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा था यहाँ पे? दिस वन इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जानते हो कैसे मैच करता था हम लोगों का? जो चैनल्स आप वहां पे घुमाते हो ना, जो वहां पे रोटेटर लगा होता है, जब आप उसको घुमाते हो तो वो डिफरेंट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज को लेता है, और जहां पे 1/√LC वहां पे आने वाले फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, वो साउंड आप सुनना शुरू कर देते हो। जैसे 93.5 क्या है ये? FM है ना? ये 93.3 है, जो भी हो, 5 हो, जो भी हो, है ना? रेडियो मिर्ची क्या, यही सब है ना? तो वो कैसे मैच होता है? जब हम उसे रोटेट करते हुए क्या करते हैं, L और C को इस वैल्यू तक इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि वो 93.5 की फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगे, तो हमारा वो साउंड हमारे रेडियो पे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे की बात करता हूँ मैं। इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू करते हैं। हम यहाँ Q की वैल्यू को चाहें तो लिख सकते हैं बेटा ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइडेड बाई R। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इंटू C मल्टीप्लाइड बाई R। हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1/R रूट अंडर L डिवाइडेड बाई C। ये जो तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे एज इट इज यूज में लाए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा है ना बेटा, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है R डिवाइडेड बाई L के बराबर। किसके बराबर आती है? इधर बोर्ड पे देख लो बेटा, क्या आती है? R बाई L। आप यहाँ ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा के जगह पे R बाई L डालो, क्या ये अपने आप ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइडेड बाई R नहीं बन जाएगा? और ये ओमेगा नॉट L है क्या? ये तो एक्सेल है ना। और ये एक्सेल कब का एक्सेल है? रेजोनेंस पे। तो हम बोलेंगे एक्सेल इज इक्वल टू XC एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। क्या ये भी लिख सकते हो? तो मैंने किया क्या, मैंने इसको लिखा ओमेगा नॉट L और ये था ओमेगा नॉट C। मैंने और कुछ नहीं किया बेटा, ओमेगा नॉट L को किससे रिप्लेस कर दिया? 1/ओमेगा नॉट C से। थर्ड क्वांटिटी कहां से आई? ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC। आप यहाँ पे 1/√LC डाल के देखो, आपके सामने यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो अभी हमने लिया है। डन है क्या? डन है। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद। अब क्वालिटी किसी साउंड की मुझे सबसे अच्छी कब मिलेगी? क्वालिटी मुझे सबसे अच्छा कब मिलने वाला है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और इंडक्टेंस कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो घर में भी जब हम अच्छे सर्किट की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा इंडक्टर वाला सर्किट जो होगा वो ज्यादा रिलेटिवली बेहतर सर्किट होगा, क्योंकि वो रिलेटिवली कम पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है ना? यहां देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल इसी के ऊपर नीट में आपके सामने आया था। मैंने जब ये सवाल पहली बार देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया था दो चार, मतलब एक नजर में, कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में क्वालिटी फैक्टर आया, मेरा काम हो गया आसान। तो मतलब उसके लिए मुझे 2 बार सवाल को पढ़ना पड़ा था, और पढ़ने के बाद ये जो वर्ड था ना, इस वर्ड ने मुझे हेल्प किया था। बेटर ट्यूनिंग। ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए? बेटर। सही बोल रहे हो बेटा, आंसर करेक्ट है। इन सब में सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये सबसे कम
कैपेसिटेंस कहां पे है और सबसे ज्यादा इंडक्टेंस कहां पे है? क्या यही अभी हमारी बात भी थी? इंडक्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? कम। हमारे पास हमारा आंसर आएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी। हम आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं? तो ये पॉइंट अगर सिर्फ दिमाग में रहे, जो मैंने अभी आपको सिखाया, प्रीवियस स्लाइड में सिखाया, ये पॉइंट सिर्फ दिमाग में रहे ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हो। थोड़ा आगे बढ़ाऊं? क्या हो गया? बढ़ जाए आगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां हम बात करने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एलसी ऑसिलेशन। इसको समझते हैं आराम से। एक बार समझ लेंगे ना, तो फिर बाकी चीजें मैं लिखाऊंगा और आपके दिमाग में आराम से छपता हुआ चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत फिर आगे होगी नहीं। हमारे पास इस बार एक सर्किट है बेटा, जिसमें एक इंडक्टर है। एक सर्किट है जिस सर्किट में हमने क्या लिया है? एक इंडक्टर। और साथ में हमारे पास उसी सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है? एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर है हमारा, और ऊपर हमने क्या ले लिया? ये हमारे पास इंडक्टर है। हमने कैपेसिटर जो लिया है, इट वॉज इनिशियली फुल्ली चार्ज्ड। इनिशियली क्या था बेटा? ये इनिशियली इट इज फुल्ली चार्ज्ड। और चार्ज की वैल्यू कितनी थी? मान लेते हैं क्यू नॉट दे रखा था हमें। किसके बराबर दे रखा था? क्यू नॉट के बराबर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा, अब क्या होगा? स्विच ऑन करते ही क्या होगा बेटा? क्या कैपेसिटर जो है वो अपने पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को बैटरी की तरह मानते हुए यहाँ पे करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा क्या? शुरुआत में ऐसा है कुछ। तो मैं अगर इस केस को यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, तो इस तरीके से दिखा सकता हूँ क्या? देखना एक बार। यहां से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां से करंट क्या होने लगा बेटा? फ्लो होना आपका स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हो सकता है क्या? बताओ। तो एट t इक्वल टू 0 ऐसा होना शुरू हो गया। अब थोड़ी देर में क्या होगा? जैसे ही ये करंट फ्लो कराना चाहेगा, पेन रख दो ना, कुछ पता ही नहीं रहा लिखने वाली बात। अब जैसे ही इसे चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, करोगे क्या आप? इंडक्टर को देखोगे, इंडक्टर इसे अपोज करने लगेगा। और इंडक्टर जब इसे अपोज करने लगेगा, तो क्या इंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना शुरू होगा? कल हमने पढ़ा है, मतलब प्रीवियस लेक्चर में एल डी आई बाई डी टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कुछ देर के बाद क्या होगा? हम शुरू में बोलते हैं कि इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। बाद में कैसा हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। ऐसे यहाँ पे उस चीज को उतनी दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ बस ये समझना है कि एक ऐसा टाइम आएगा ना, कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, जो हमारे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस हो जाएगा? इस इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसके ऊपर चार्ज हो गया कितना? 0। लेकिन सर्किट में करंट तो इंडक्टर अब फ्लो कराना चाहेगा। बोलेगा भाई आप तो चार्ज को 0 कर दिए, कैपेसिटर के पास एनर्जी थी 100 जूल, वो खर्च कर दिए। अब खर्च करने के बाद अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई? इंडक्टर की, क्योंकि इंडक्टर सेम करंट वहां पे मेंटेन रखना चाहेगा। और मेंटेन रखना चाहेगा, कैसे मेंटेन करेगा? खुद वो अब करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। और अभी जो उससे करंट फ्लो होगा, क्या वो मैक्सिमम करंट होगा? से यस और नो होगा। ये टाइम क्या है बेटा? अभी हम मान लेते हैं ये टाइम और कुछ नहीं है, t/4 है। ठीक है ना? अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है? 0, और इंडक्टर जो है वो मैक्सिमम करंट फ्लो कराने लगा। अब क्या ये जो राइट साइड वाला कैपेसिटर का प्लेट है, उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा? से यस और नो होगा। तो कुछ देर में क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी कि ये मेरे सामने इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर था। कैपेसिटर के अब इस प्लेट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, और यहाँ क्या है? माइनस क्यू नॉट चार्ज आ गया है। आ गया है। ये टाइम मेरे पास कौन सा हो गया? टाइम t इक्वल टू t/4। क्या फिर से कैपेसिटर इस सर्किट में करंट एस्टैब्लिश करेगा? करेगा। इंडक्टर अपोज करेगा। इंडक्टर अपोज करेगा तो क्या इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? वो बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हमारा ये बन गया इंडक्टर,
ये है हमारे पास कैपेसिटर के प्लेट्स, यहाँ फिर से चार्ज हो गए 0। अब इंडक्टर यहाँ पे फ्लो करा रहा है कितना करंट, आई नॉट करंट। से यस और नो। यहाँ मुझे t/2 लिखना चाहिए था बेटा। ये हो गया मेरे पास t इज इक्वल टू 3t/4। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, अब इंडक्टर के आई नॉट के कारण क्या इसके लेफ्ट साइड वाले प्लेट पे फिर से चार्ज प्लस क्यू जमा होगा। तो मेरा फाइनल जो केस होने वाला है बेटा वो कुछ ऐसा होने वाला है, दोबारा से कैपेसिटर मेरा पूरा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे Q0 और यहाँ पे माइनस Q0। क्या ये पूरा का पूरा डायग्राम अब आपको क्लियर हो रहा है। ये टाइम आपका फिर से क्या है बेटा, टाइम t इक्वल टू टी। ये जो t है ये और कुछ नहीं है, पहला सिचुएशन है। देखो पहला और वो आखिरी सिचुएशन दोनों सेम दिख रहे हैं हमें। तो ये साइकिल जो है ना अब बार बार हमारी यहाँ रिपीट हो रही है। इसको मैथमेटिकली इससे समझा गया, मैथमेटिकली इससे देखा गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ने SHM में पढ़ा था d² x/dt² प्लस kx इज इक्वल टू 0। क्या ऐसी ही क्वांटिटी आई थी? क्या देखो इससे मिलती जुलती क्वांटिटी दिख रही है। ये k क्या था हमारा, m मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, यही था ना। यहां से आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। क्या इस जगह से हम टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम अब इसमें उस डेप्थ में जा नहीं रहे बेटा, हम बस इतनी सी बात बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो Q है वो जो हमारा 1/LC है ये 1/LC ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √LC। क्या ये रेजोनेंस वाला फॉर्मूला दिख रहा है हमें? ओमेगा नॉट को आप 2π/T भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप t को लिखना चाहो तो t क्या आपके पास 2π √LC के इक्वल होगा। कुछ तो बोल दो। तो टाइम पीरियड यहाँ पे ये होने वाला है। अब बाकी बातें जो है मैं यहाँ पे अब धीरे धीरे लिख रहा हूं, प्लीज अपने दिमाग में सेट करो। हम अगर ऐसे किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं, इसे हम अपना पहला केस मान रहे हैं, यह हमारा दूसरा सिचुएशन है, ये तीसरा है और ये चौथा है ना। तो यहां हम बोलते हैं हमारा यूसी जो है ना वो मैक्सिमम है, और यूसी की मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होगी? क्या Q0² डिवाइडेड बाई 2C के बराबर होगी। चार्ज इसके ऊपर Q0 है, कैपेसिटेंस C है, तो टोटल जो एनर्जी जमा होगा क्या वो Q0² 2C होगा। तो यहाँ UL की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो 0 होगी। इस बार अब UC क्या है आपके पास, UC 0 है, और UL की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ, यह हमारा हाफ ऑफ L इंटू I0 का स्क्वायर है। क्या ये भी लिखा जा सकता है? नेक्स्ट केस में फिर से UC कितना हो गया बेटा, Q0² डिवाइडेड बाई 2C, और UL जो है हमारे पास ये क्या है, 0 के बराबर। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं UL लिखूं तो हाफ ऑफ L इंटू I0² है, ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और UC की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। तो मतलब हमारा हर एक चौथाई समय में क्या हो रहा है, एक बार इंडक्टर पूरी एनर्जी रख रहा है, एक बार कैपेसिटर पूरी एनर्जी रख रहा है, और ये एनर्जी का एक्सचेंज इनके बीच में लगातार हमें देखने को मिल रहा है। किसी बीच वाले सिचुएशन में क्या होगा, किसी बीच वाले सिचुएशन में क्या हमारे इंडक्टर, जैसे टाइम t इक्वल टू t/3 पे मैं बात कर लूं, तो इंडक्टर के पास भी एनर्जी होगी और कैपेसिटर के पास भी होगी या नहीं होगी। तो वैसे केस में अगर मैं एनर्जी को लिखता हूं, मैं यहाँ U की वैल्यू लिखता हूं, तो U क्या होगा आपका, UL प्लस UC होगा एट टाइम t, कोई भी टाइम t पे। UL की वैल्यू को आप हाफ LI² लिखोगे और UC को क्या लिखोगे, Q² 2C। यहाँ I भी I0 नहीं है, Q भी क्या है, Q0 नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोसेस पूरा है बेटा। आपने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, बॉल ऊपर गया है, ऊपर गया, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जहां से फेंकी थी वहां पे सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, बट बीच में क्या था, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। जब वो बॉल वापस आ रहा था तो फिर से बीच में क्या था बेटा, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आया तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक रहा, पोटेंशियल उसका क्या हो गया, 0। तो यहां भी ऐसा ही है, शुरुआत में सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास, उसके बाद कैपेसिटर के पास भी, इंडक्टर के पास भी, थोड़ी देर के बाद सारी एनर्जी इंडक्टर के पास, कैपेसिटर के पास कुछ भी नहीं। फिर से क्या हुआ चेंज, कैपेसिटर के पास भी, इंडक्टर के पास भी, और ये साइकिल जो है ना ये बार बार हमें यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है क्या आप?
क्लियर है सभी को? अब इसका एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछते हैं बेटा, हमसे पूछते हैं इफ Q max is equal to Q naught, है ना, and L and C represents inductance and capacitance, okay, at time t equal to t, if UL is equal to thrice of UC, find current in the circuit at t। मुझसे क्या पूछा गया बेटा कि किसी एक क्षण पर ऐसा है कि इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी का क्या है, 3 गुना है। आपको बताना है कि उस क्षण पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सर्किट में करंट कितना होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना एक्यूमुलेटेड होगा। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं ना, है ना। अब इसका आंसर कैसे करना है, तो आंसर करने का तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। हम जानते हैं ना हमारा जो U होगा बेटा, क्या ये U हमारा UL प्लस UC के बराबर होगा? होगा क्या? मुझे बोला गया UL क्या है, 3UC है, मतलब क्या आप यहाँ पे 4UC इज इक्वल टू U लिख सकते हो क्या? अब बताओ बेटा U की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? U की वैल्यू क्या UC मैक्स और U की वैल्यू क्या UL मैक्स के बराबर हो सकती थी? इंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम तो कैपेसिटर पे 0, कैपेसिटर पे मैक्सिमम तो इंडक्टर पे 0, कह सकते थे ना। अब इससे आंसर पे आना है। मैं लिखता है U कितना है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू को अगर मैं ध्यान में रखूं तो Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, यही है ना। अगर मुझसे करंट पूछा गया है तो UC लिखने से ज्यादा फायदा हो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, इसको UL में चेंज कर लेता हूं। UC की वैल्यू होती है UL बाई 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा UL प्लस UL बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4UL बाई 3। यहीं पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं, 4/3 हाफ L इंटू आई का स्क्वायर। क्या आगे सॉल्व करके आंसर तक पहुंचा नहीं दोगे आप इसे? बोलो I की वैल्यू क्या हो जानी है, इट इज Q0 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ L इंटू C। बस इसको रूट कर लोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है क्या? 2 मिनट 3 मिनट और ले रहा हूं बेटा मैं। एक सवाल यह है, अब आप इसे खुद से कर लेना। पहले कैपेसिटर चार्ज था, V1 पोटेंशियल पे चार्ज था, तो सिर्फ एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास। बाद में V2 पोटेंशियल है वहां पे, इसका मतलब अब कैपेसिटर पे भी एनर्जी है और इंडक्टर पे भी है, तो इंडक्टर वाली एनर्जी आपको निकालनी है। क्या आप निकाल नहीं सकते हो? और इंडक्टर वाली एनर्जी आ गई तो I की वैल्यू आ जाएगी ना। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इजी है, कर सकते हैं। लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, इसी के लिए मैंने रोका बेटा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, कम वोल्टेज को ज्यादा करना, ज्यादा वोल्टेज को कम करना। जो कम वोल्टेज को बढ़ाकर ज्यादा करता है उसको आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हो, और जो ज्यादा को कम करता है उसे आप क्या कहते हो, स्टेप डाउन कहते हो। ये सारा काम जो होता है ये सब म्यूचुअल इंडक्टेंस के हेल्प से होता है। आप एक ट्रांसफॉर्मर में 2 तरह के कॉइल्स को अरेंज करते हो, एक आप बोलते हो प्राइमरी साइड जहाँ पे प्राइमरी कॉइल होते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी साइड जहाँ से आप आउटपुट लेते हो और वहाँ पे जो कॉइल लगा होता है उसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी कॉइल कहते हो। अब इन दोनों का कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिसके बेसिस पे हम आंसर्स देते हैं। दोनों में जो फ्लक्स लिंक्ड होता है उसको आप क्या कहते हो, फाई से रिप्रेजेंट करते हो। और फ्लक्स लिंक्ड अगर दोनों में सेम है, फ्लक्स का लिंकेज दोनों में क्या है, सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि हमारा जो नंबर ऑफ लूप्स इन द सेकेंडरी साइड होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स इन द प्राइमरी साइड होगा, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, ये हमारे सेकेंडरी साइड के ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड के ईएमएफ के बराबर होगा। और इसका जस्ट रिवर्स किसके लिए लोगे आप बेटा, किसके लिए लोगे, करंट के लिए। और आप यहाँ पे लिखोगे IP और आपका IS उसके जस्ट क्या होगा,
रिवर्स रेशियो में होगा। मतलब आपको अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी साइड में आपके नंबर ऑफ कॉइल्स कम होंगे, सेकेंडरी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मींस आपका अगर NS जो है वो NP से बड़ा है तो ये आपका स्टेप अप की तरह काम करेगा, और अगर हमारा NP जो है ये किससे बड़ा है बेटा, NS से, ऐसे केस में ये हमारा स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। इतनी बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हम मानकर चलते हैं एक छोटी सी क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं इफिशियंसी। तो ऐसे केस में जो इफिशियंसी होती है बेटा, ये हमारी P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100 के बराबर होती है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ये हमें मिलेगा VS मल्टीप्लाइड बाई IS से, और P इनपुट किससे मिलेगा बेटा, VP मल्टीप्लाइड बाई IP से। तो हम चाहें तो इस ES को यहाँ पे VS और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर भी एक सवाल है। ये सवाल अब मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। ऐसे देखो, ओरली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ट्रांसफार्मर है, इफिशियंसी कितनी है, 90%। वर्क किस पे कर रहा है बेटा, 200 वोल्ट पे और 3 किलोवाट पे। 3 किलोवाट उसका क्या है, पावर सप्लाई है। तो क्या आप यहीं से सीधे सीधे P इनपुट को 3000 वॉट कह सकते हो? तो P आउटपुट क्या अपने आप आपके पास 2700 वॉट हो गया क्या? 90%। कितना है, 90% ही है ना। और ये होता क्या है बेटा, P V इंटू आई। V मुझे दिया हुआ है क्या, 200। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, सिंस V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, I इज इक्वल टू 15 एम्पियर। क्या पहला काम खत्म हो गया? और दूसरा पॉइंट बेटा, हमारा आउटपुट करंट कितना है, 6 एम्पियर। तो हमारे पास अगर हमारा I आउटपुट जो है ये 6 एम्पियर है, तो 2700 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 450। क्या 450 वोल्ट जो हो गया, क्या ये मेरा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज नहीं हो गया? से यस और नो। तो अब यहाँ पे जो भी आंसर्स होंगे अब आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। आपको बताना क्या क्या है, आपको बताना है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। कितना है बेटा, 450। और आपसे पूछा गया है करंट इन द प्राइमरी कॉइल, कितना है ये, 15 एम्पियर। जो भी चॉइस होगा क्या टिक कर सकते हो आप? मुश्किल है? तो याद क्या रखना है, पावर का एक रिलेशन जो कि इफिशियंसी से आया है, और पावर V इंटू आई होता है। यहीं पे हम लोग अब आज की क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, है ना।